का टॉपिक है डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेशन ड्रग। ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो आपके एंटी डिप्रेशन ड्रग से आए हुए हैं, और एक या दो क्वेश्चन हर बार रहते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप अब भी कट रही है, देखते हैं एक बार। ओके, तो मैं आपको पहले डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है? जब आपकी जो बॉडी है, जो माइंड है, वो आपका अल्टर करने लगता है आपके वर्क के साथ। जैसे मान लो आप कुछ काम करते हो, तो आप उस काम को करते करते आप कहीं और थॉट्स में चले जाते हो। ठीक है, और वो डेली हो रहा है, ऐसा नहीं कभी कभी हो रहा है। और उसके साथ साथ आपका ईटिंग का, स्लीपिंग का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम उसको डिप्रेशन बोल देते हैं कि एक ऐसी इलनेस है जहाँ पर आपकी बॉडी, आपका मूड, आपकी स्लीपिंग हैबिट, आपकी ईटिंग हैबिट, वो सारी आपकी जरूरी है। ठीक है, और डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम क्या है कि जो आपका पर्सन है वो आपका मेन स्ट्रीम से कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? तो वो बहुत सारे लोग हैं उनसे बात नहीं करता है, वो अकेला होना स्टार्ट हो जाता है। अकेला रहना अच्छी बात है, बट अगर आप गलत तरीके से अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स आप देखो आप रह रहे हो अकेले बट आप अकेला फील कर रहे हो, तब दिक्कत है। आप अकेले रहो, आप अकेला फील मत करो, वो ठीक है। ठीक है, तो दैट इज डिप्रेशन। आपको स्लाइड शो नहीं हो रही है शायद। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड में देखो तो सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन की केसेस है वो आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। मतलब इंडिया में इतने केसेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम बहुत सारी है तो लोग बहुत इजीली डील कर लेते हैं। मतलब सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी पॉवर्टी है, कि आपको खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन यूएस में प्रॉब्लम पॉवर्टी की नहीं है, आप खाना नहीं मिल रहा है, पैसे कम है, या घर में कुछ कम है, तो आप उस चीज को स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपका माइंड कहीं लगा हुआ है। अब मान लो जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो अपने दिमाग को कहाँ लगाएगा? या तो कुछ नया इन्वेंट करेगा, या कुछ और करेगा, या फिर खाने पे, कपड़े पहनने पे, उस पे ज्यादा जोर देगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे 10 से 12% जो लोग हैं उनमें डिप्रेशन है। अब मान लो यूएस की पॉपुलेशन आपकी 32 करोड़ है, अब इसका 10-12% निकालो तो 32 से 33 लाख लोग जो है वहाँ करीब करीब आपके डिप्रेशन में है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं, इनके डेटा से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे इंडिया में अगर देखें या वर्ल्ड वाइज अगर हम काउंट करें, तो 50 में से एक बच्चा जिसकी एज 12 साल से कम है वो आपका डिप्रेशन में है। यूजुअली आप लोग टर्म यूज कर देते हो डिप्रेशन, बट ये एक बहुत बड़ी डिजीज है, और मतलब आप पता नहीं लगता है कि आपको हो रही है। जैसे आपको कहीं इन्फेक्शन है, कहीं चोट लगी है, या हार्ट की दिक्कत है, तो आपको फील होता है। लेकिन जब आप मेंटली आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो आपको फील नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत सीएनएस डिसऑर्डर्स के साथ यही है कि आप फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको लगेगा कि ये आपकी बॉडी का नॉर्मल पार्ट है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप खुद को डॉक्टर तक ले जाना मुश्किल है, आपको कोई और ही लेके जाएगा। ठीक है, तो 12 साल से जो कम के बच्चे हैं उसमें एक बच्चा पर 50 चिल्ड्रन आपका डिप्रेशन में है। टीन एजर्स में देखें तो मोस्टली गर्ल्स। गर्ल्स में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जब आपकी प्यूबर्टी आती है गर्ल्स में, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो प्री मेंस्ट्रुअल आपके कुछ ऐसा रहता है, तो एडोलेसेंट गर्ल्स में आपका डिप्रेशन का रेट ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, मतलब जो पीरियड्स आने से पहले जो है मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें भी जो कुछ लड़कियां हैं वो उदास हो जाती हैं। ठीक है, कुछ में ऐसा होता है वो अग्रेसिव हो जाते हैं। ज्यादातर जो नॉर्मल केसेस है वहां पर अग्रेसिव का केसेस ज्यादा देते हैं। कुछ में आपको उदासी छाती है, रोना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कुछ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कि प्रेगनेंसी के बाद जो 6 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फीमेल के लिए, वहां पर डिप्रेशन ज्यादा आता है। इसलिए जब आप डिवोर्स के केसेस देखोगे वो ज्यादातर फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी के बाद होते हैं।
ठीक है, क्योंकि वहां पर जो फीमेल है उसके अंदर डिप्रेशन आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल जो है वो इफेक्ट होता है। अब बायोलॉजिकल बेसिस क्या बताया हुआ है कि ये डिप्रेशन आ क्यों रहा है। एक्चुअली आपके तीन चार न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक आपका है नॉरएपिनेफ्रिन, एक आपका है सेरोटोनिन, ठीक है, एक आपका है डोपामिन। अब ऐसा नहीं है कि मान लो सिर्फ डोपामिन कम हो गया तो आपको डोपामिन वाले सिम्टम आएंगे, नहीं। डिप्रेशन होता है जब ये तीनों का लेवल कम है या किसी एक का भी लेवल कम है, क्योंकि ये तीनों आपस में बहुत ज्यादा आपके इंटर रिलेटेड है। सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन से रिलेटेड है, नॉर एपिनेफ्रिन जो है आपका डोपामिन के साथ रिलेटेड है। तो ये आपके तीन न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है। अब एक बात देखो, अगर डिप्रेशन किसी के अंदर आपको लेके आना है, कोई आपको एक ह्यूमन सैंपल दे दिया, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो, किसी ने आपको एक ह्यूमन दे दिया, वो हेल्दी इंडिविजुअल है, हंसता खाता अच्छा इंडिविजुअल है, 72 किलो का, आपको उसको डिप्रेशन कोज करना, आप कैसे करोगे। नॉर्मल, आप उसको बंद कमरे में डाल दो, आप उसको अंधेरे वाले कमरे में डाल दो, आप उसको सनलाइट फेस मत करने दो, या क्या करो, उसको ऐसे नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करा दो। ठीक है, या ऐसी जगह ले जाओ जहाँ सर्दी ज्यादा होती है, गर्मी बहुत कम होती है। तो हम यही सारी चीजें करते हैं ताकि, जैसे अब एनिमल है हमारे पास, तो मान लो ह्यूमन मॉडल मैंने बोल दिया, अब एनिमल में मान लो डिप्रेशन की स्टडी करानी है, तो आप एनिमल में डिप्रेशन इंड्यूस कैसे करोगे। आप सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन डोपामिन का लेवल, या तो क्या करोगे, कोई केमिकल सब्सटेंस देके इनके लेवल को आप अल्टर करोगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रग देकर इन तीनों के लेवल को कम करने लग गए तो ये चीज ह्यूमन में तो नहीं होती है। तो एनिमल में जो आप मॉडल बना रहे हो वो ह्यूमन को मिमिक नहीं कर पाएगा। तो जो सिचुएशंस हम फेस करते हैं वही हम एनिमल को देने की कोशिश करते हैं। जैसे उसको बंद कर दिया एक आपके केज में, जो कि आपका पूरा ब्लैक कपड़े से ढका हुआ है। ठीक है, एक साइड क्या किया, उसको पानी में आधा डुबो दिया, फिर बाहर निकाल लिया, आधा डुबो दिया, फिर बाहर निकाल लिया, उसको किसी हाइट पे बड़े लंबे टाइम तक आपका टांगे रखा। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके हम डिप्रेशन इंड्यूस करते हैं। या फिर एक केज का राइस था, मान लो एक ए का राइस है और तीन अलग घर है, XYZ, ये दूसरा घर है, इसमें तीन स्पीशीज रहती है। तो एक स्पीशीज के रैट को दूसरे स्पीशीज के आपके घर में ट्रांसफर कर दिया। जैसे आप लोग किसी रिलेटिव के घर जाओ तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। ठीक है, आपकी फ्रीडम जाती है। तो वैसे ही केस आपके वहां होते हैं। ठीक है, कई बार खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो उस वजह से जो डिप्रेशन आता है, हम इस तरीके से मॉडल बनाते हैं। अब देखो, जो आपके तीन न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रोल क्या है। सबसे पहले सेरोटोनिन है, एंजाइटी, डर लगता है, इरिटेशन होती है, ठीक है, पैनिक अटैक आते हैं, एकदम से वायलेंट हो जाना, थप्पड़ मार देना किसी को, वो इस तरीके से है, वो आपका सेरोटोनिन की वजह से है। अगर सेरोटोनिन का लेवल कम है तो आपकी बॉडी में एंजाइटी होगा, पैनिक अटैक आएंगे, फोबिया होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सन होगा, बार बार एक ही चीज करोगे, दोहराओगे, जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसी को दोहराओगे। ठीक है, फूड क्रेविंग बुलिमिया, अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन क्या होता है, ये आपका डोपामिन के साथ जो है इंटरेक्शन में है, और इससे क्या होता है, कई बार जब किसी को एंजाइटी होती है तो वो खाना, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। तो ये सेरोटोनिन और डोपामिन के इंटरेक्शंस की वजह से होता है। तो इसलिए अगर आप देखो किसी को स्ट्रेस है और वो ज्यादा खाना स्टार्ट कर रहा है, तो वो सेरोटोनिन और डोपामिन के इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन का अगर लेवल कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन कम होगा, वर्किंग मेमोरी कम होगी, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिव फैटिग। मान लो आपको कुछ याद करना है, कुछ आप पेपर में बैठे हो या कुछ आपसे कोई बात कर रहा है, आपको किसी पर्सन का नाम याद करना है, तो आप उस पर्सन का नाम याद नहीं कर पाओगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैटिग। ठीक है, इसमें आपका डिक्रीज अटेंशन और साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है। डोपामिन में हाइपरसोमिया, नींद बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, एक होता है एड्रोनिया। एड्रोनिया का मतलब होता है कि आप खाते बहुत ज्यादा हो उस टाइम पर। ठीक है, तो ये भी उसका एक केस है, एड्रोनिया टाइप का, कोग्निटिव स्लो हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको जनरल बताया, अब मैं आपको एक वैसे ही चीज बता रहा हूँ। अगर आप डोपामिन का लेवल ठीक करते हो तो सेरोटोनिन का लेवल खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
अब डोपामिन रिलीज कब होता है? डोपामिन रिलीज आपका तब होता है जब आप कुछ ऐसी चीज करते हो, जैसे आपकी कोई हैबिट है गाना गाना नाचना, तब आपका डोपामिन रिलीज होता है। या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको स्वेटिंग हुई, मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको स्वेटिंग हुई, उस स्वेटिंग के 15 मिनट बाद तक आप एक्सरसाइज करते रहे, 10 मिनट तक एक्सरसाइज करते रहे, तब आपका डोपामिन लेवल जो है वो ठीक रहेगा। ज्यादातर लोग बैडमिंटन या डांस को चूज करते हैं या सिंगिंग को चूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग लिखना चूज करते हैं। सेरोटोनिन का लेवल यूजुअली आप देखो, अगर आप खाना ठीक से खा रहे हो और अपने नर्व्स को काम रख रहे हो, कि आप इतना जल्दी एंजाइटी नहीं होती आपको, तो आपका सेरोटोनिन लेवल ठीक है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ऐसा कुछ होता नहीं है, ज्यादातर मेंटली रिटार्ड बच्चों में देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। आपके डिप्रेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है यूनिपोलर। यूनिपोलर डिप्रेशन सबसे सीवियर टाइप का डिप्रेशन है। मतलब एक बार किसी को हो गया तो जैसे ये लाइन जा रही है ना, उसकी लाइफ ऐसे ही एक लाइन पे चलती रहती है डिप्रेशन में। अब उसका जो खाने की हैबिट है, उसका जो मूड है, उसकी जो सोने की हैबिट है, वो उसके काम में टांग अड़ाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये आपका यूनिपोलर डिप्रेशन है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यूनिपोलर डिप्रेशन ज्यादातर आता है किसी की डेथ हो जाती है या कोई छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप टाइप लगा लो। तो उस टाइम में कुछ लोग पूरा यूनिपोलर डिप्रेशन वाली लाइफ जी लेते हैं। ठीक है, वो लाइफ जीते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। ये बात याद रखना, डिप्रेशन आपका डेथ का कोज बहुत कम है। आपकी जो एंटी साइकोट आपकी जो साइकोटिक डिजीज है ना, वो डिप्रेशन का आपका कोज ज्यादा है। यूनिपोलर डिप्रेशन में आपका नहीं होता है। बायपोलर डिप्रेशन वगैरह में आपको सुसाइडल थॉट्स ज्यादा आते हैं, यूनिपोलर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइफ टाइम रहता है। और अगर ऐसा डिप्रेशन है तो ये डिप्रेशन आपकी फैमिलीज में भी रन करता है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में जाता है। इसमें आप साइकोथेरेपी देते हो और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, करंट वगैरह लगाते हो सिर पे, वो क्राउन टाइप सा डाल के। ठीक है, तो ये आपका यूनिपोलर डिप्रेशन है, सबसे सीवियर है। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आपका एक टाइप का डिप्रेशन है, ये आपका 2 साल तक रहता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कम हो जाता है या आता ही नहीं। ठीक है, तो डिस्थीमिया आपका तब है जब ये आपका माइल्ड टू क्रॉनिक है और यूजुअली 2 साल तक रहता है। और ये ज्यादा मिलता है एडोलोसेंट में। जैसे आपकी जब एज, आप देखो अभी भी शायद कुछ लोगों को फील होगा, आपकी जब एज, लड़कों में मैं बता रहा हूँ 17 से 22 या 21 है, उस केस में ये डिस्थीमिया वाले सिम्टम्स ज्यादा फेस करते हैं और ज्यादातर वो कॉलेज की लाइफ होती है। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला कॉलेज की लाइफ होती है? इस केस में क्या होता है, डिस्थीमिया में आप सिर्फ जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, आप सिर्फ जा रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बस ये है कि जा रहे हो, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई मजा नहीं है जाने का कि दोस्तों से मिलना है थोड़ा बहुत। वो एक ऐसा होगा कि बस जाना है, ना आपको कॉलेज जाना बर्डन लग रहा है, ना आपको कॉलेज जाने से खुशी होगी। दैट इज दिस डिस्थीमिया। ठीक है, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। तो ये ज्यादातर एडोलोसेंट लोगों में होता है और 1-2 साल रहता है। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट, साइकोथेरेपी, ये सारे आपके। नेक्स्ट है बायपोलर। इस पे आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायपोलर डिसऑर्डर। अब बायपोलर डिसऑर्डर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक बायपोलर 1, एक बायपोलर 2। बायपोलर 1 होता है आपका मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बायपोलर 2 है हाइपोमेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, साइक्लोथीमिया। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हम एक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस आपको बायपोलर नाम से पूछेंगे। अब बायपोलर क्या होता है, मान लो क्या होता है कि 6 महीने बंदा बहुत खुश रहता है। ठीक है, 6 महीने के बाद वो ऐसा डिप्रेशन में जाता है और 6 महीने के बाद फिर वो ठीक होना स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपकी साइकिल्स चलती रहती हैं ब्रेन। ठीक है, तो ये मैंने 6 महीने बोला, यूजुअली ये 2 महीने 3 महीने की ऐसी साइकिल्स चलती है। जैसे आप अपनी बॉडी के साथ देखो, जैसे मेरे साथ हो जाता है, मैं अपना ही बता देता हूँ। 15 दिन बहुत अच्छे जाते हैं, 15 दिन के बाद थोड़ा सा 3-4 दिन बीच में ऐसे आते हैं कि बहुत डाउन फील होता है। ठीक है, तो वो जब आप अपनी बॉडी की उस साइकिल्स को पहचान लोगे ना, तो जिस दिन आपको डाउन फील हो रहा है, आपको पता है कि वो साइकिल चल रही है आपकी बॉडी में। जैसे फीमेल्स अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। तो जब आप उन साइकिल्स को पहचानना स्टार्ट कर दोगे, अपनी बॉडी के पैटर्न को पहचानना शुरू कर दोगे, तो उदास नहीं होगे ज्यादा। ठीक है, तो बायपोलर जो डिसऑर्डर है, ये
इसकी खास बात क्या है, मैन और वीमेन दोनों में इक्वली जो है ये इफेक्ट करता है। और इसमें आपका साइकोलॉजिकल जो है साइकिल्स चलती हैं, 6 महीने 3 महीने, 6 महीने 3 महीने, इस टाइप की साइकिल्स चलती है। ठीक है, और ये भी आपका फैमिली में रन करता है जो बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब इसको मैंने दो में डिवाइड किया है, एक मैंने मेनिक में, एक मैंने डिप्रेसिव में। अब यहाँ पर सिम्टम्स में फर्क है। जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, ये वाला, इसके बेसिस पे अब आपको समझ में आ जाएगा कि इनका इंटरेक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक है तो ये ज्यादातर होता है 18 से 30 साल के बीच में। इसमें मूड एलिवेटेड रहता है, आप बहुत हाई फील करते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ठीक है, एलिवेटेड, एक्सपेंसिव, इरिटेबल होते हो, चिल्लाते हो, इधर उधर कूदते हो, कोई जजमेंट नहीं रहती है, ठीक है, वल्गर टॉक करते हो, तो ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है। गालियां ज्यादा देते हैं जैसे कुछ लोग, तो वो उसमें है। ठीक है, वेट लॉस इसमें ज्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, वेट लॉस मैनिक वाले केसेस में होता है। आप डिस्ट्रैक्ट रहते हो, कहीं ध्यान नहीं लगता, स्लीप पैटर्न जो है वो कम हो जाता है क्योंकि हाइपर एक्टिवेटेड हो। ठीक है, और यहाँ पर लड़ाई के इस टाइप के आपको आइडियाज वगैरह ज्यादा आते हैं, जैसे आपने कबीर सिंह में देखा है, कैसे भी पड़े रहो कुछ करो, तो इनअप्रोप्रिएट आपका क्या है, ड्रेसेस है। ये मेनिक के सिम्टम है। डिप्रेसिव के सिम्टम क्या है कि जब आप होपलेस फील करते हो, आपको गिल्ट फील होता है, खुद पे गुस्सा आता है, खुद से ही इरिटेट होते हो, और इस केस में आपका एपेटाइट कम हो जाता है। इस केस में सेरोटोनिन का लेवल आपका ज्यादा कम है। ठीक है, इस केस में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता घटता रहता है, तो एक बार में बहुत खा लिया फिर खाया नहीं, इस तरीके से चलता है। इसमें इंसोम्निया होता है, लिबिडो होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इस टाइप के जो केसेस है वो आपके डिप्रेसिव टाइप के बाइपोलर में होते हैं। आपसे ज्यादातर अभी तक पूछा गया है मैनिक, जो एक्साइटेड वाला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि बाइपोलर मैनिक है या बाइपोलर डिप्रेसिव है। हालांकि हम इसको एक में काउंट करते हैं, पर सहूलियत के लिए आप इसको 1 और 2 सेकंड पार्ट बना लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि यहाँ पर गिल्टी फील करना, या आपको खुद से गुस्सा आना, होपलेस फील करना, ठीक है, तो इस टाइप के केस आपके डिप्रेसिव में है। मेनिक में हाइपर एक्साइटेड, इरिटेशन, पूरी पुअर जजमेंट, मारना पीटना, गालियां देना, ये सारा आपका मेनिक में आता है। नेक्स्ट, ये इसके कुछ पार्ट है। तो इसमें क्या है, एक तो आपका वही जो मैनिक का है, ओवर स्विच, ड्रामेटिक, ओवर एक्टिव, ओवर टॉकटेटिव, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम ज्यादातर, एक ड्रग है आपकी ओलेंजापिन, इसको ज्यादा हम देते हैं। पर ओलेंजापिन से दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ओलेंजापिन से आपका वेट बढ़ जाता है। और जब ऐसे पर्सन का, चाहे वो मैनिक है या डिप्रेसिव है, ऐसे पर्सन का जब वेट बढ़ता है ना, तो वो वेट को लेके भी डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो कार्बामाजापिन, टोपिरामाइड, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, जिनको आप ट्रांसक्विलाइजर बोल देते हो, ये सारे हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके कुछ डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं, जैसे सीजनल डिसऑर्डर, सर्दी में ज्यादा होता है जब आपको सनलाइट नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं सीजनल पैटर्न या सीजनल डिप्रेशन। एक है आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जैसे जॉब चले जाना, ठीक है, और आपको एडजस्ट करना, तो उस टाइप को आप एडजस्टमेंट बोलते हो। या आपको कहीं किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया जाए 1 महीना रहने के लिए, वो भी आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आता है। ठीक है, ये अभी तक की सर्च के, मैंने सर्च के बेसिस पे बात बताई है। अब एक न्यू जो डिस्कवरी है, अभी तक तो मैंने आपको बोला कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक केस और है जहां पर आपका ब्रेन में जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जिसको हम BDNF बोलते हैं, अगर उसका लेवल भी कम अगर ब्रेन में है तब भी डिप्रेशन हो जाता है। तो आप याद रखना कि BDNF, ब्रेन डिराइव्ड आपका न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो है, वो भी आपका जो है अ, एक कोज है डिप्रेशन का। अब इसका अगर हम मेटाबॉलिज्म रोक दें, ब्रेन ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर का, तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन ब्रेन में वहीं आपका डोजेस पहुंचाना और स्पेसिफिक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर पे काम करना, वो टफ टफ एक काम है, टफ टफ है उसकी जो है वो ड्रग बताना। तो आप बस ये याद रखना कि BDNF करके एक फैक्टर है ब्रेन में, अगर इसका लेवल कम हो रहा है तब भी डिप्रेशन होता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर वाली थ्योरी पे चलो। ठीक है, अब ये आपकी एंटी डिप्रेशन ड्रग है।
बहुत पूछे जाएंगे आपसे, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, एक है आपका रिवर्सिबल माओ ए इनिबिटर। हमारी बॉडी में दो हैं, माओ ए और माओ बी। इन दोनों के लिए दो टाइप की ड्रग है, और ये आपसे 100% नाइपर में पूछी जाती है। जीपेट में भी पूछते हैं, पर नाइपर में ये हमेशा माओ ए माओ बी फेवरेबल रही है। ठीक है, सीयू सेट में भी पूछ लेंगे आपसे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ड्रग आपकी रिवर्सिबल है, कुछ ड्रग आपकी इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग है। अब माओ ए का हम इनिबिटर क्यों दे रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है। तो माओ ए जो एंजाइम है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये इनका मेटाबॉलिज्म कराता है, और हमें इसके मेटाबॉलिज्म को रोकना है ताकि हमारी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम रिवर्सिबल ड्रग दें, टॉक्सिसिटी ना हो। पर हमें इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो माओ ए का रिवर्सिबल जो इनिबिटर्स है वो है मोक्लाबाइड और क्लोरगाइलिन। ये दो ड्रग आप याद रखना कि रिवर्सिबल इनिबिटर है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद है आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक में अगर आप एंटी डिप्रेसेंट में देखो तो दो कैटेगरी है। एक जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन, जो भी है आपका, उसके रीअपटेक को रोकता है। अब रीअपटेक क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ से ये आपका वापस से यहाँ जाते हैं, तो इसको आप बोलते हो रीअपटेक। लेकिन हम चाहते हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहे, वापस से वेसिकल में ना जाए, तो हम इसको रीअपटेक बोलते हैं। तो इसको रीअपटेक को रोकते हैं हम। ठीक है, अब अगर हमें रीअपटेक को रोकना है किसका, नॉरएपिनेफ्रिन का और सेरोटोनिन का, तब हम इसको बोल देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। इसकी ड्रग है इमिप्रामिन, ट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन। ठीक है, ट्राइमिप्रामिन, डॉक्सेपिन, क्लोमिप्रापिन, डोथेपिन। ये इमिप्रामिन वाली ड्रग आप याद रखना, पूछी जाएंगी। और मेडकेम की स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है इससे, इमिप्रामिन, ट्राइम्प्लामिन और ये सब। उसके बाद जो आपके नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक के इनिबिटर है, डेसामिप्रामिन, नॉरट्रिप्टिलिन, अमोक्सापिन और रेबोक्सिलिन। एक्चुअल में ये इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे एमिट्रिप्टिलिन का नॉरट्रिप्टिलिन है, इमिप्रामिन का डेस इमिप्रामिन है। ठीक है, डॉक्सेपिन का अमोक्सेपिन है। इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, ये आपका ट्राईसाइक्लिक है। उसके बाद एसएसआरआई, जो आपका सिर्फ सेरोटोनिन का करते हैं, सिलेक्टिवली सेरोटोनिन का करते हैं। फ्लुक्सोटीन, फ्लुक्सामीन, पेरोक्सिटीन, सेरेटलिन, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्रान, डेपोक्सिटीन। आपसे सबसे फेवरेबल ड्रग जो पूछी जाती है ये तीन है, और एक ये फिलोक्सिटिन। फिलोक्सिटिन इसलिए पूछी जाती है कि मान लो किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई, ठीक है, या कोई बच्चा है या कोई बड़ी उम्र का आदमी है, तो सबसे पहले जो उसको ड्रग दी जाती है वो फिलोक्सिटिन दिया जाता है। ठीक है, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम ज्यादातर हम तब देते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चलाना है। डेपोक्सिटीन हम तब देते हैं जब हमारा लिबिडो वगैरह कम हो जाता है डिप्रेशन की वजह से, तब हम डेपोक्सिटीन देते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिलेक्टिव जो आपके एसएनआरआई है, सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, वेलनाफ्लेक्सिन और आपका डिलोक्सोटिन। डिलोक्सोटिन ज्यादा पोटेंट है इन कंपैरिजन टू वेनाफ्लेक्सिन। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ड्रग है वो एटिपिकल है, ट्रेजोडोन, मिनसरिन, मिर्ताजापिन, बिप्योरियन। ठीक है, आपसे ज्यादातर ये दो पूछी जाती है, मिर्ताजापिन, बिपोरियन, और कई बार आपसे मिनसरिन पूछ लेते हैं। ये तीन ड्रग आपसे अभी तक ज्यादा पूछी गई। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करना फिलोक्सोटीन, डिलोक्सोटीन ऐसे वाले नाम में। ठीक है, तो ये आपसे बार बार आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको माओ ए इनिबिटर बता रहा हूँ। अब पहले जो है वो नॉन सिलेक्टिव बता रहा हूँ, मीन्स जो इरिवर्सिबल है। फेनालाजीन, आइसोकार्बोक्साजाइड, आइप्रोनिजाइड और ट्रांससाइक्लोप्रोमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये नॉन सिलेक्टिव माओ ए इनिबिटर है। जो आपके डिप्रेशन में यूज होते हैं वो आपके सिलेक्टिव इनिबिटर है, जो कि रिवर्सिबल माओ ए है। मोक्लिबामाइड और क्लोरगाइल। ठीक है, ये आपके यूज होते हैं, ये आपके रिवर्सिबल है, ये आपके इरिवर्सिबल है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, मोक्लोबामाइड और क्लोरगाइलिन जो आपके डिप्रेशन में यूज होते हैं। और नॉन सिलेक्टिव
जो है आपके इरिवर्सिबल, फेनोलाजीन, आइसोकार्बोक्सिजाइड, आइसोप्रोपेनाइड और ट्रांससाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब जो माओ ए है ये है क्या? पहले तो ये एंजाइम है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, ये ए और बी दो फॉर्म में मिलता है। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज में आपको ए बता रहा हूँ पहले। ये आपका एक तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स है, और ये क्या करते हैं, ये डीएमिनेशन करते हैं। ये बात आप याद रखना कि जो आपके माओ एंजाइम्स है, जैसे कैटाकोलामीन्स है, तो आप इनको कैटाकोलामीन्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उनके साथ अमीन ग्रुप जुड़ा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसका डीएमिनेशन कर रहे हैं। चाहे वो आपका एड्रेलिन है, नोर एड्रेलिन है, डोपामिन है या सेरोटोनिन है, उसका क्या कर रहे हैं, डीएमिनेशन कर रहे हैं। और जैसे माओ ए अलग तरीके से काम करता है, माओ बी दूसरे तरीके से काम करता है। माओ ए डीएमिनेट्स करता है सेरोटोनिन को और नॉन एपिनेफ्रिन को। इसलिए हम ये वाले जो माओ ए इनिबिटर वाले जो ड्रग है सिलेक्टिव, उनको हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं का लेवल ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, मोक्लोबामाइड और क्लोरगाइलिन। माओ बी आपका डीएमिनेट्स करता है फिनाइलथाइलमीन विच इज इनिबिटेड बाय सेलेगिन। ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो आपका आगे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप माओ ए और माओ बी का ध्यान ध्यान रखना। माओ ए का जो इनिबिटर्स है वो मोक्लोबामाइड और क्लोरगाइलिन है, माओ बी का जो है वो सेलेगिन। ठीक है, ये बात आप याद रखना, ए और बी। और माओ जो है आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। ठीक है, अब प्रेजेंट का है, माओ ए प्रेजेंट है आपके नर्व एंडिंग पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे और वुमेन प्लेसेंटा पे। माओ भी आपका ब्रेन और प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, जो नॉन सिलेक्टिव माओ ए ड्रग है उनको हम बोलते हैं हिट एंड रन ड्रग्स, कि एक बार दे दी उसके बाद छोड़ दो उसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिट एंड रन। जैसे आप बोलते हो ना हिट एंड रन केस, कि कोई गाड़ी ठोक के चला गया, तो वैसे ये हिट एंड रन ड्रग है कि एक एक बार इसको दे दो और उसके बाद भूल जाओ। तो फिनालाजीन, आइसोकार्बोक्साजाइड, आइप्रोनिजाइड, ट्रांससाइक्लोप्रोमीन, ये आपकी हिट एंड रन ड्रग्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके साथ दिक्कत क्या है, कि इनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, इरिवर्सिबली बाइंड कर रही है। तो ये हाइपोमेनिया में तो ठीक है देते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे आते हैं। जैसे बंदा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस केस में, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, तो ये 2-3 वीक तक इसका एक्शन रहता है। ठीक है, अब इसका जो इंटरेक्शन है वो आपका चीज रिएक्शन से होता है। जो अगर आप चीज रिएक्शन क्या होता है, अगर आप माओ ए इनिबिटर ले रहे हो, चाहे वो सिलेक्टिव है या मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो आप उस टाइम पे चीज, बियर, वाइन, पिकल्स, फिश, मीट ये सब नहीं खा सकते। अब ये खा क्यों नहीं सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये आपका कंटेन करता है टायरामिन, और जो टायरामिन है ये फॉर्मेशन करता है किसकी, नॉरएपिनेफ्रिन की, और इसके साथ साथ डोपामिन वगैरह की। तो ये पहले से आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को बढ़ा रहा है। जैसे इस केस में देखो, आपने ये माओ इनिबिटर्स दिए, तो अब माओ ए प्रेजेंट नहीं है, तो टायरामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, टायरामिन रिच फूड खा रहे हो, चीज, वाइन, मीट, चॉकलेट, तो वो भी आपका नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको हाइपरटेंशन वाले केसेस जो है, एंजाइटी वाले जो केसेस हैं, वो आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसको आप बोलते हो चीज रिएक्शन, कि जब आप माओ ए इनिबिटर ले रहे हो तो आपकी बॉडी में पहले ही नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल वो बढ़ा रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने टायरामिन कंटेनिंग जो क्या किया, आपने फूड खा लिया। अब माओ ए इनिबिटेड है तो टायरामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, तो आप चीज, वाइन, मीट, चॉकलेट जब खाते हो तो आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये दिक्कत आती है। एक बात और याद रखना, चॉकलेट को बनाया गया था ताकि लोग स्मोकिंग छोड़ सके, वो भी एक तरीके का आपका नशा ही है। ये भी आप याद रखना, जो चॉकलेट डेली खाते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो ये आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस आपका कोज कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं चीज रिएक्शन। इसके अलावा जो ड्रग की इंटरेक्शन है वो कोल्ड कफ रेमेडी एफेड्रिन के साथ है, रिजरपिन आपका यहाँ पे आएगा, आपका ग्लूटाल्डिहाइड आएगा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वगैरह जो उनके साथ है, वो सारों की इनके ड्रग इंटरेक्शन था, हम अवॉइड करते हैं इसको। ठीक है, अब रिवर्सिबल माओ ए जो आप देते हो, इनका एक्शन शॉर्ट है, 1 से 2 दिन तक इनका एक्शन रहता है। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो है आपका
चीज रिएक्शन को जो है वो कोज करते हैं। तो आप ये बात याद रखना कि चीज रिएक्शन कोज कैसे होती है। तो आपका टायरामीन जो है ना, जो आपके फूड में टायरामीन वाले प्रोडक्ट हैं, वो चीज रिएक्शन कोज कराते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना, इसका 1 से 2 दिन का एक्शन है, उसका एक्शन 1 से 2 वीक्स का है। ठीक है, ये हम ज्यादातर देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में, कि किसी को शुरू हो रहा है तो डॉक्टर यहीं दे देता है, या समझ में नहीं आ रहा है कौन से टाइप का डिप्रेशन है, तो हम मोक्लाबामाइड जो ड्रग है वो हम ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज रिएक्शन है। अब आपको मैं बता रहा हूँ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आपको पता है कि रीअपटेक इनिबिट कर रहा है। हमने इसको दो में डिवाइड करा, एक आपका नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT का रीअपटेक कर रहा है, रीअपटेक को इनिबिट कर रहा है, और एक आपका कर रहा है सिर्फ आपका नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये जो इमिप्रामीन है ये आपका एनालोग है क्लोरप्रोमेथाजिन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसका एनालोग है? क्लोरप्रोमेथाजिन का। इनिबिट कर रहा है आपका नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को, और आपका सेरोटोनिन के रीअपटेक को। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली काम करते हैं, इनडायरेक्टली काम करते हैं, और आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और आपका सेरोटोनिन का जो लेवल है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इनका जो एक्शन जो आता है वो आपको कुछ वीक्स तक ये टैबलेट लेनी पड़ती है, उसके बाद इनका एक्शन आना स्टार्ट होता है, एकदम नहीं आता है। तो इसका जो एनालॉग है वो आपका क्लोरप्रोमेथाजिन है, ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब दो रीअपटेक को इनिबिट कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन है, इसके रीअपटेक को ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो इनिबिट करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पर आपको माओ इनिबिटर्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपका ब्रेकडाउन को ब्लॉक कर रहे हैं। किसके? आपकी जो भी नॉरएपिनेफ्रिन है और डोपामिन है, एड्रेलिन है, सबकी। ठीक है, जितने भी कैटाकोलामिन्स है, तो ये माओ इनिबिटर्स है। अब ये माओ ए इनिबिटर्स भी हो सकते हैं, माओ बी भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो अब ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, अगर कोई इसको नॉर्मल इंडिविजुअल लेता है, जो आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तो उसको टायर्डनेस फील होता है, लाइट हेड फील होता है, स्लीपीनेस फील होता है, लेकिन मूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर कोई डिप्रेस पेशेंट लेता है तो उसमें धीरे धीरे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, और वो अपना सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। कोलिनर्जिक ड्रग आपकी सिक्रीशंस को बढ़ाती है। अब एंटी कोलिनर्जिक है तो आपकी सिक्रीशंस कम करेंगी। ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी आपकी हेजिटेंसी, आपका यूरिन पास नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसको देते हैं, बट अब जो है इनको रिप्लेस कर दिया आपका SSRI और SNRI। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका साइड इफेक्ट है जो आपसे मेन है। तो इसके अदर इफेक्ट क्या है? टेकिकार्डिया है, पोस्टरल हाइपोटेंशन है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि आपको ज्यादा देना पड़ता है ड्रग बाद में, और विड्रॉल सिम्टम आते हैं। कोई भी CNS वाली ड्रग देखोगे तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, लेकिन सबसे जो मेन है वो आपका एक तो एंटीकोलिनर्जिक है, पोस्टरल हाइपोटेंशन और टॉलरेंस है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में आपको सिर्फ एक पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि इमिप्रामिन जो है वो आपका डीमिथाइलेशन से मेटाबोलाइज होती है। बस ये आपका मैंने एक्सेस पॉइंट था फार्माकोकाइनेटिक से, तो मैंने लिख दिया। एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, एंटीकोलिनर्जिक, पोस्टरल हाइपोटेंशन है, और इसके साथ कार्डिक अरिथमिया और ये सब है। ठीक है, यूजेस हम इसको ज्यादातर देते हैं बेड वेटिंग में, इमिप्रामिन। बेड वेटिंग में क्यों देते हैं? कि जो बच्चे सुसु करते हैं 6 साल से कम वाले जो है बेड के ऊपर, तो ये क्या एंटी कोलिनर्जिक इसका इफेक्ट है, तो आपकी यूरिन हेजिस्टेंसी को रोकता है। ठीक है, अब इसमें जो ड्रग है आपकी एमिट्रिप्टिलिन, उसको हम माइग्रेन के लिए देते हैं। डॉक्सेपिन जो है उसको हम इंसोम्निया के लिए देते हैं। रेबोक्सिटिन आपका सबसे न्यूअर सिलेक्टिव है, सबसे नई आई है रेबोक्सिटिन। ठीक है, तो आप एमिट्रिप्टिलिन को याद रखना, माइग्रेन में देते हैं, इंपॉर्टेंट है, और डॉक्सेपिन आपका इंसोम्निया में देते हैं। इमिप्रामिन का यूज 6 साल से कम के बच्चों को बेड वेटिंग के लिए देते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको ये क्लास बताई है जहाँ पे इमिप्रामिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो डीमेथाइलेशन से हो रहा है। एमिट्रिप्टिलिन हम माइग्रेन में दे रहे हैं, डॉक्सेपिन हम इंसोम्निया में दे रहे हैं। ठीक है, रेवोक्सिटिन आपसे सबसे नई जो ड्रग है वो आई। साइड इफेक्ट एंटी कोलिनर्जिक है, कार्डिक अरिथमिया है, पोस्टल हाइपोटेंशन है, लॉस ऑफ लिबिडो है। ठीक है, अब मैं आपको एसएसआरआई बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्टिव वाली, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, फ्लुक्सोटीन, पैरोक्सिटीन, सेरेटालिन, सिटेलोप्राम, एसिटेलोप्राम, आपका डेपोक्सिटिन। ठीक है, तो एसएसएनआरआई है जो आपका 300 टाइम्स ज्यादा काम करते हैं आपकी टीसीए से। जो आपके ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उससे 300 टाइम्स ज्यादा काम करते हैं। बस फर्क कितना है इसका कि ये सेरोटोनिन और री आपका नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का रीअपटेक कराते हैं, मतलब इतना स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। एसएसआरआई का जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए 300 टाइम्स आपके ज्यादा एक्टिव है ये एसएसआरआई जो है। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। अब कॉमन साइड इफेक्ट आपके क्या नहीं है कि इसमें एंटी कोलिनर्जिक जो साइड इफेक्ट आ रहे थे वो यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, ये बात आप याद याद रखना। ठीक है, अब इनमें पैरोक्सिटीन, फ्लुक्सोटीन, सिटेलोप्राम, मेसिटेलोप्राम, सेरेटलिन, फ्लुक्सामिन, ये सारे ड्रग हैं। ठीक है, तो ये आपका एसएसआरआई है जो आपका सेरोटोनिन का रीअपटेक को इनहिबिट करा रहा है। अब एसएसआरआई आपका जो इफेक्ट आने में टाइम लगता है, इसका 2 वीक लगते हैं इफेक्ट आने में, और मैक्सिमम इफेक्ट आता है 12 वीक में। मतलब यूं लगा लो 3 महीने में इफेक्ट आता है ड्रग का। ठीक है, जो आपकी एसएसआरआई। नेट ऑफ किया क्या? ठीक है, तो आपका 3 जो मंथ है वहां से आपका इफेक्ट आता है। ठीक है, और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है ग्लूकोयोनाइड कंजुगेशन से। और अब आपके जो यूज है सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप डिस्टरबेंस, तो उसमें हम पैरोक्सिटिन और फ्लुक्सामिन देते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ आपका लिबिडो, डिलेड इजेकुलेशन, एंगोरेस्मिया। ठीक है, एंगोरेस्मिया क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशन तक पहुंच नहीं पाते हो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में, उसको बोलते हो। तो उस केस में हम आपका पैरोक्सिटिन, फ्लुक्सामिन, ये सारे ड्रग देते हैं। ठीक है, एक आपका और चीज होता है जिसको आप बोलते हो बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें आप बहुत ज्यादा खाते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इंसान खाता बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी आप फ्लोक्सिटिन देते हो। या आपका डिप्रेशन का क्या है, एक डिसऑर्डर है। बच्चों में, टीनेजर्स में जब आपको लॉन्ग थेरेपी चलानी है, जैसे 6 महीने 1 साल, तब आप फ्लुक्सोटिन देते हो और इसके साथ ओलेंजापिन दे देते हो। ठीक है, जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है। तो ये प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप मतलब क्या है कि पूरी कैटेगरी को यही ड्रग डिफाइन करती है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग अगर आपसे ड्रग पूछा जाए तो वो फ्लुक्सोटीन है एसएसआरआई पे। ठीक है, इसके अलावा ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में देते हैं। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर में देते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में देते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, सोशल एंजाइटी में देते हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड लोगों में होते हैं, या फिर जिनमें फिजिकली कुछ दिक्कत है, मतलब किसी के बाल नहीं है। ठीक है, इस टाइप वाले केस में जो है हम ये ज़्यादा देते हैं। ठीक है, सिटेलोप्राम हम देते हैं प्री मेंस्ट्रुअल आपका जो सिंड्रोम आते हैं उसमें, डिप्रेशन में। और प्री मैच्योर इजेक्युलेशन में हम देते हैं डेपोक्सिटिन। तो आप ये यूजेस इसके ध्यान रखना, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लुक्सोटिन आपका प्रोटोटाइप है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, यूजेस ओसीडी में है, पैनिक डिसऑर्डर में है, एंजाइटी में है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, सोशल एंजाइटी, बुलिमिया मतलब बहुत ज़्यादा खाना। सिटेलोप्राम आपका प्री मेंस्ट्रुअल में है और प्री मैच्योर इजेकुलेशन में डेपोक्सिटिन। ठीक है, अब ये आपकी एक कैटेगरी थी जो मैंने आपको ये एसएसआर बताई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग फ्लुक्सोटीन है जो सबसे ज़्यादा यूज है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फ्लुक्सोटीन हम बच्चों में भी देते हैं, सोशल एंजाइटी में देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक अगर हमें ड्रग चलानी है हम तब देते हैं। ठीक है, ओसीडी में भी देते हैं। और इसके साथ साथ जब प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें भी देते हैं। डेपोक्सिटिन हम प्री मैच्योर इजेकुलेशन में देते हैं। अब मैं आपको करा रहा हूँ जो आपकी 2 ड्रग है,
SNRI, सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसमें से सबसे कॉमन पूछा गया है कि इसमें से पोटेंट कौन सी है, तो डिलोक्सिटीन है, वो ज्यादा पोटेंट है। और डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे किसी को डिप्रेशन है तो हालांकि कोई फिजिकल पेन नहीं है, वो मेंटली पेन ही आपको ऐसा लगता है कि वो फिजिकल पेन है, तो उस टाइप में ये SNRI देते हैं। ठीक है, तो आपको मेनोपोज वाले सिम्टम्स जो हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स जो हैं, फाइब्रोमेगलिया है कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, चल नहीं पाते हैं। ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन है, नर्व्स में पेन रहता है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, या मेनोपोज के बाद जो चेंजेस आते हैं वहाँ हम SNRI देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि डुलोक्सिटिन पोटेंट है फाइब्रोमेगलिया और न्यूरोपैथिक पेन में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट आपको इसके याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो आपके एटिपिकल है, मैं आपको दो तीन कराऊंगा। पहला है ट्रेजोडोन, वीक 5H2 एक्टिविटी और अल्फा ब्लोकर एंटागोनिस्ट है, ब्लड प्रेशर वगैरह पे आपको जो इसका इफेक्ट आता है। पोटेंट H1 एक्टिविटी है, ये H1 आपका हिस्टामिन का रिसेप्टर है, ताकि पेशेंट को नींद आ जाए। ठीक है, तो हम H1 रिसेप्टर का यूज करते हैं। मान लो जैसे आप सिट्राजिन खा रहे हो, तो सिट्राजिन से आपको पता है नींद आती है, क्यों? क्योंकि वो आपका H1 रिसेप्टर पे काम करती है। ठीक है, तो हम उसको इस वे में भी यूज कर सकते हैं। और ट्रेजोडोन आपकी ऑफ लेवल ड्रग है। ऑफ लेवल ड्रग का मतलब ये होता है कि मतलब अप्रूव नहीं किया है, बट डॉक्टर इसको डिप्रेशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, ट्रेजोडोन को। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ड्रग क्या है? मिनसरिन, ये भी अल्फा 2 ब्लॉकिंग रिसेप्टर इसकी एक्टिविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मिर्तेजापिन। इसके एक्शन बहुत सारे हैं। एक तो अल्फा 2 रिसेप्टर इनिबिटर है, आपकी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाती है, और आपकी H1 एक्टिविटी को जो है वो बढ़ाती है, जो आपकी हिस्टामिनिक एक्टिविटी है। पर मिर्ताजापिन के साथ दिक्कत क्या है कि ये वेट गेन बहुत कराती है। ठीक है, वेट गेन करा सकती है। जो भी आपकी ड्रग, चाहे वो फ्लुक्सोटीन है या कुछ भी है, अगर वो सेरोटोनिन को बढ़ा रही है तो आपकी बॉडी में वेट गेन वाले सिम्टम आएंगे। इसलिए जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लोग खाते हैं उनका वेट गेन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो विपोरियन है, ये ज्यादातर हम देते हैं तो स्मोकिंग को सीज करना होता है। ठीक है, तो ये इनिबिट करता है आपका नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन के रीअपटेक। एटमॉक्सिटिन आपका होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में, जहाँ बच्चा थोड़ी देर के लिए भी बैठ नहीं पाता है, तो इसलिए हम सिलेक्टिव NA रिसेप्टर का इनिबिशन करते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखना कि रिसेप्टर का इनिबिशन हो रहा है, रीअपटेक का इनिबिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बिपोरियन, मिर्ताजापिन, मिनसरिन, ट्रेजोडोन, ये आपकी मिसलेनियस ड्रग है जो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक टेबल भेजा था आपको आज, ये क्वेश्चन उसमें से है। एक्चुअली ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं OECD, ये टॉक्सिसिटी की गाइडलाइंस है। जब आपको टॉक्सिसिटी की चेक करनी है तो उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। ठीक है, तो हर बार एक क्वेश्चन उस टेबल से आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार आप टेबल ओपन कर लो, फिर इसका आंसर बताना। ठीक है, गाइडलाइंस नंबर 420 किस लिए है? 420, अगर आपको बाकी याद है तो आप मान लो आपको 420 याद नहीं है, लेकिन उसके बाकी वाले याद है, तो आप बाकियों को एलिमिनेट भी कर सकते हो। 420 टेबल में है ही नहीं। तभी मैंने बोला है एलिमिनेट कर सकते हो। बताओ। जितना मुझे पता है 420 हम शायद फिक्स डोज प्रोसीजर के लिए करते हैं, जब हमें डोज फिक्स करनी होती है उस टाइम के लिए हम 420 यूज करते हैं। ठीक है, आप उसमें ऐड कर लेना जो आपको टेबल दिया है। ठीक है, तो एक्यूट ऑरल टॉक्सिसिटी फिक्स डोज प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बताओ। डेसमिथाइल डाइजापाम इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट having an elimination half life of more than 40 hours of all the following drugs except, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसमें आपका 40 आवर्स का एलिमिनेशन हाफ लाइफ नहीं है? ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ बनाई हुई है।
गैस करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अच्छा एक बात बताओ, क्लोरडाइजोपाइज आप किस लिए यूज करते हो इस ड्रग को? अरे बेंजोडाइजापाम इसी से तो आई है सारी। आपको सिर्फ एक ही बात देखना था कि कौन सा इसमें से बेंजोडाइजापाम का मेटाबोलाइट नहीं है। ये भी बेंजोडाइजीपाम की तरह ही काम करता है। फ्लोराजीपैम आपकी ऐसी ड्रग है जो डाइजीपाम की एंटागोनिस्ट है। ठीक है, जब बेंजोडाइजीपाम या डाइजोपाम की पॉइजनिंग हो जाती है तब हम फ्लोराजीपैम देते हैं। ठीक है, बस आप अगर ऑप्शन देख लेते कि तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, क्लोरडाइजोक्साइड एक जैसा है, डाइजापाम और क्लोराजीपैड। अगर ये एक तरीके से काम कर रहे हैं तो इनकी हाफ लाइफ ज्यादा ही होगी। एक ही ऐसी ड्रग है जो आपकी जो है इससे अलग काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर फ्लोराजीपैम। इसकी हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे होती है, बाकियों की 40, 45, एक दिन, 2 दिन, इस तरीके से चलती है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट, ये मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कराया था। सब्स्टिट्यूटिन आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम। सब्स्टिट्यूटिन में कितने कार्बन हैं बताओ? सेकंड। कार्बन कितने हैं? 15। C15 है ना, 3 सब यूनिट है इसमें। आंसर क्या होगा बताओ? एक ने सेकंड बोला, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग। अरे यही आंसर है, जेरेनाइल फरफरनेसाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट, इसको मैच करो। फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट, कोडीन का क्या होगा? कोडीन का क्या होगा बताओ? हाँ, कोडीन का पापा बस हमने करा ही होगा ना। कार्डिनोलाइड का? डिजिटालिस होगा। बस इतने से ही आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा रूटीन वगैरह आपको कोई मैच करने की जरूरत नहीं है। आपने जो दो पढ़े हैं उससे भी आपका ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका सीयू सेट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिलेक्टिव एसएसआरआई इनहिबिटर? बताओ। सिलेक्ट थर्ड, फ्लुक्सोटिन। ठीक है, ट्रेजाडोन आपका मिसलेनियस था, वेलनाफ्लेक्सिन एसएनआरआई है, इमिप्रामिन आपका टीसीए है। ठीक है, तो फ्लुक्सोटिन ये आपका सी सी सेट का क्वेश्चन है। ये आपको मैंने टेबल भेजा था, उसके बेस पे ये आपका क्वेश्चन है, आपको मैच करना है अनायनिक कैटायनिक ये सब। बताओ। एक मिनट। आपको स्लाइड शो हो रही है? नहीं। चलो एक काम करो आप। ठीक है, एक बार आप